हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अधिगम के लिए आकलन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मैंने पूरा मीनिंग वगैरह आपको बताया था। मैं एक बार वो बता दूं कि अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। दोनों ही भाग लेते हैं और दोनों ही अपने स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। स्टूडेंट्स भी अपने खुद का मूल्यांकन करता है कि मैंने कितना सीखा है, और एक टीचर भी अपना आकलन करता है कि मैंने जो पढ़ाया है वह किस हद तक बच्चों ने सीखा है, मैंने जो मेथड एंड टेक्निक ली है बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अगर उपयुक्त है तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊँ, और नहीं है तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँ। तो एट ए टाइम जो ये चेंजेस करना है वो अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। जैसे मैंने आज क्लास ली, मुझे लगा नहीं आज ये मेरे बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया, मुझे उनके चेहरे, उनके हाव भाव से, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है, तो अब मैं सोचूंगी कि मुझे मेरा मेथड और टेक्निक चेंज करनी है। तो एट ए टाइम जो कक्षा शिक्षण के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है, जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों ही अपना अपना आकलन करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, हमारा कार्य कितना सही है, हमने कितना सीखा है या नहीं है। तो दोनों ही अपने अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चों तक पहुँच पा रहा है नहीं, और स्टूडेंट भी खुद का अपना आकलन करते हैं। तो इसके जो मेन प्रिंसिपल्स है वो उसका आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रभावी पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, कि फीडबैक कैसे मिलता है। ये अधिगम के लिए आकलन से फीडबैक कैसे मिलता है। तो जब स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही अपने अपने कार्य का आकलन करते हैं क्लास में, तो उसे एक फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट भी खुद देख लेता है कि मेरा जो आज टीचर ने सिखाया वो अगर अच्छा है तो मैं उस कार्य को आगे बढ़ाऊं, और शिक्षक भी देखता है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं है। तो दोनों को ही फीडबैक मिलता रहता है, स्टूडेंट्स और टीचर को ही। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों को ही इसमें योगदान होता है। तो दोनों को ही अपने अपने कार्यों का फीडबैक मिलता रहता है। स्टूडेंट खुद भी अपना आकलन करते हैं और अपने दूसरे दोस्तों से भी उनको आकलन उनका मिलता रहता है राय कि तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन सही नहीं था। ये जैसे बीएड की क्लास में वगैरह हम लेते हैं, माइक्रो टीचिंग वगैरह में क्या होता है कि हम बाद में जब आपकी माइक्रो टीचिंग हो जाती है तो क्लास के बाद में हम दूसरे बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि इसका पढ़ाया हुआ कैसा है, सही है या नहीं, इसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो इससे स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही फीडबैक मिलता है अधिगम के लिए आकलन से। फिर है अभिप्रेरणा पर प्रभाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशन। मतलब जब फीडबैक मिला है, क्या मिला है, सबसे पहले फीडबैक मिल गया है टीचर और स्टूडेंट दोनों को। अब फीडबैक मिल गया है तो उससे क्या है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, टीचर भी मोटिवेट होता है, स्टूडेंट भी मोटिवेट होता है। अगर अच्छा प्रदर्शन रहा है उसका, और अगर माइक्रो टीचिंग में जैसे अच्छा प्रदर्शन है और उसके दोस्तों ने बोला कि नहीं ये तेरा ये अच्छा था, तो ये इंट्रोडक्शन स्किल अच्छी थी, ब्लैक बोर्ड पर करा तो उसकी राइटिंग अच्छी थी, तो उसे एक पॉजिटिव फीडबैक मिला अगर बच्चे को, तो उससे वो मोटिवेट होता है और उस कार्य को और अच्छे से अच्छा बेहतर करता रहता है। तो इस और टीचर को भी मिलता है, जब हम इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे तो टीचर को भी मिलता है फीडबैक कि बच्चे कैसे सीख पा रहे हैं नहीं। वो उनका टेस्ट लेता है, टेस्ट में बच्चों ने अच्छे नंबर नहीं लिए और तो भी उसे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे सुधार करना है। और अगर बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए तो भी उसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये सही पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो मेथड और टेक्निक है वो दोनों सही चल रहे हैं। तो एक पृष्ठ पोषण भी मिला, फिर उससे उसको फीडबैक भी मिला। फिर
थर्ड, शिक्षण समायोजन का सिद्धांत। इसमें जो टीचिंग में जो तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। वो छात्रों के साथ एडजस्ट होते हैं और सीखते रहते हैं कि उनका कार्य कैसा चल रहा है। तो जब दोनों ही एक साथ कार्य करते हैं, दोनों एडजस्टमेंट सीखते हैं और अधिगम के लिए आकलन में उसी वक्त उन्हें फीडबैक मिलता रहता है, जिससे वो समायोजन करते रहते हैं। फिर छात्र सहभागिता का सिद्धांत, इसमें थ्योरी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब जब अधिगम के लिए आकलन होता है तो इसमें छात्रों की भी सहभागिता रहती है, क्योंकि टीचर उनको ऑब्जर्व करता रहता है, उनको सुधार कार्य बताता रहता है, कहाँ उन्हें क्या सुधार करना रहता है। सभी बच्चों को जो है उनको वर्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उनके जो उनको कार्य को अपने कार्य को प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं और प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो छात्र इससे क्या होता है कि वो एक सहभागी, मतलब वो अपने कार्य को एक दूसरे के साथ करना भी सीखते हैं और अपना एडजस्टमेंट करना भी सीखते हैं। फिर अधिगम पर प्रभाव का सिद्धांत, अगर जब इनको फीडबैक तुरंत मिलता रह रहा है, क्लास में ही मिल रहा है, क्लास समाप्त होने के बाद में ही मिल रहा है, तो इसका अधिगम पर अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि तुरंत उसमें सुधार कार्य होता रहता है। तो उससे क्या है, लर्निंग प्रोसेस अच्छा चलता है, मतलब सही चलता है, जैसा चलना चाहिए। अधिगम पर प्रभाव का सिद्धांत, क्योंकि उन्हें तुरंत फीडबैक मिल रहा है, स्टूडेंट को भी फीडबैक मिल रहा है और टीचर को भी फीडबैक मिल रहा है, तो इससे लर्निंग पर एक अच्छा प्रभाव होता है। स्टूडेंट और टीचर दोनों ही अपने टेक्निक को सुधार लेते हैं। फिर आत्मसम्मान पर प्रभाव का सिद्धांत, जब उन्हें अच्छा फीडबैक मिल गया, वो मोटिवेट हो गए, उन्हें छात्रों के साथ समायोजन करना आ गया है, तो और उनका जो अधिगम उन्होंने कुछ सीखा है, उसका अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उनको क्या आत्मसम्मान पर भी प्रभाव का रहता है। मतलब कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, उसमें आत्मगौरव की भावना का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम माइक्रो टीचिंग होती है तो अब क्लास में फीडबैक होता है, आप जानते ही है, तो उसे अच्छा फीडबैक मिलता है अपने सहपाठियों से भी, अपने जो वो लेक्चरर से भी, तो उसमें क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है, क्योंकि इससे इतना कुछ स्टूडेंट को उसी वक्त मिलता जा रहा है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आपको एक मेन बात ध्यान में रखती है कि अधिगम के लिए आकलन कब होता है, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब टीचिंग चल रही होती है तब होता है अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग का हम अध्ययन कर चुके हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जब पूरा कार्य हो जाता है, रिजल्ट बनाते हैं तब, और असेसमेंट एज में तो उन्हें एक्टिविटी दे जाती है। तो ये जो अधिगम के लिए आकलन होता है, ये कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही चलता रहता है। फिर होता है सृजन का विकास, थ्योरी ऑफ क्रिएशन का विकास कैसे होता है। जब स्टूडेंट को छात्र के अंदर ग्रुप बनाने को प्रोजेक्ट वर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें कोई एक्टिविटी दी जाती है कि आप इसकी ये ड्राइंग बनाओ, आप इसको क्या एक पॉट बनाओ, या आप इस पाठ योजना को बनाओ, तो उन्हें ऐसे एक्टिविटी दी जाती है, तो जिसमें उनमें क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है स्टूडेंट में, क्योंकि उन्हें गतिविधि दी जा रही है, जिससे उनमें क्या एक क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता रहता है क्लास में ही। फिर होता है विकास का सिद्धांत। फिर जब स्टूडेंट को इतना फीडबैक भी मिल रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, उसको उसमें आत्मसम्मान आ रहा है, समायोजन आ रहा है, वो सृजनात्मकता जो मेन होती है वो उसका भी इसमें डेवलपमेंट हो जाती है, तो बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। मतलब अगर इतना सब कुछ मिल गया है तो बच्चे को क्या होता है, विकास मिलता है, तो इससे ये विकास का सिद्धांत भी बन जाता है।
क्योंकि इतना सब कुछ स्टूडेंट को एट ए टाइम टीचर और स्टूडेंट दोनों को मिल रहा है, तो दोनों का ही विकास हो रहा है, स्टूडेंट का भी विकास हो रहा है और टीचर का भी विकास हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ये सुधार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिफॉर्म। थ्योरी ऑफ रिफॉर्म मैंने बताया कि अधिगम के लिए आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है। अब जब इतना हुआ है तो कहीं कुछ अगर उससे कुछ उसकी जो कमियां बताई जाती है, स्टूडेंट और टीचर को जब अपनी कमी का पता चलता है तो वो उसमें सुधार भी कर लेते हैं। स्टूडेंट भी देखता है कि मुझे कहाँ सुधार करना है और टीचर भी देखता है कि मुझे कहाँ सुधार करना है। मेरी जो या तो टीचर ऑल ओवर देखता है, वो खुद के पढ़ाया गया भी देखता है, मेथड और टेक्निक, या उसके करिकुलम को भी देखता है, उसके सिलेबस को भी देखता है। वो इन सब कुछ देखता हुआ उसमें सुधार की अपेक्षा करता है कि मैंने जो ये पढ़ा है या तो मेरा ये पाठ्यक्रम सही नहीं है या मेरी गतिविधियाँ सही नहीं है या छात्रों पे ओवरलोड हो रहा है, तो कहाँ क्या कमी हो रही है। उससे इतना सब कुछ करने के बाद उससे पता पड़ जाता है स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, तो वो उसमें सुधार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का सुधार का सिद्धांत भी है। फिर आता है नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान संबंधी सिद्धांत, रिसर्च रिलेटेड थ्योरी। अब हमने इतना पढ़ा है, इतना सब कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा, बच्चे में एक रिसर्च की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि दोनों ही देखते हैं, दोनों को ही अपनी कमियों का पता चल रहा है, स्टूडेंट और टीचर को, तो वो दोनों ही उसमें अनुसंधान करते हैं, मतलब एक रिसर्च करते रहते हैं। छोटा रिसर्च, बड़ा रिसर्च। अब स्कूलों में तो होगा छोटा रिसर्च जो एक्शन रिसर्च होता है, जो हमारे स्कूल में कक्षा में होता है। तो दोनों ही अपना अपना उसका जब सुधार करते हैं, सुधार किया, क्या कमी आई, अब उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्निक लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, और वो फिर अपना इफ़ेक्टिव टीचिंग करते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही। फिर आता है लास्ट में आ गया आत्मसंतोष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब स्टूडेंट ने भी इतना कर लिया है और टीचर ने भी इतना कर लिया है, तो उसमें बाद में क्या हो जाता है, आत्मसंतोष। हाँ, जो मैंने ये कार्य किया है वो हमारा सही है, क्योंकि उन्हें अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए, फीडबैक भी मिल गया, और जहाँ कोई कमी होती है उस कमी का भी पता चल गया, फिर उन्होंने उसमें सुधार कर लिया, अनुसंधान कर लिया कि कहाँ क्या कमी है, उसको दूर कर ली, तो उससे लास्ट में उनमें क्या भावना का विकास होता है, आत्मसंतोष का सिद्धांत का विकास होता है कि हाँ, हमारा जो ये कार्य किया गया है वो बिल्कुल सही है। तो ये अधिगम के लिए जो आकलन का सिद्धांत होता है वो ये सबसे ही इफ़ेक्टिव होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। इसमें मैंने पहले बताया कि दोनों ही अपने अपने कार्य का असेसमेंट करते हैं, टीचर भी अपने कार्य का असेसमेंट करता है और स्टूडेंट भी अपने अपने कार्य का असेसमेंट करता है। तो इतना सब कुछ एक क्लास में हो जाता है, उसको अच्छा फीडबैक मिल गया, फिर वो अच्छा मोटिवेट हो गया, फिर वो छात्रों के साथ एडजस्ट भी हो पा रहा है और समायोजन भी हो पा रहा है, एक दूसरे को वो कोऑपरेट कर रहे हैं, जिससे उसका क्या हो गया, अधिगम अच्छा हो गया, लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो गया, मतलब सीख लिया, दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अच्छा सीख लिया, अपने अपने कार्य का असेसमेंट कर लिया, जिससे उनका होता है आत्मसम्मान अच्छा बनता है, उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है और उसमें जिससे उनमें विकास की भी भावना होती है, और फिर इतना सब कुछ देखिए कमी का पता पड़ जाता है, फिर उन्हें कहाँ क्या सुधार करना है उसका वो पता लगा रहते हैं, फिर ये उस पर अनुसंधान करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको सुधारेंगे, और लास्ट में इतना सब कुछ हो जाएगा तो उसमें आत्मसंतोष सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भावना का विकास होगा टीचर और स्टूडेंट दोनों में ही। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है कक्षा में होता है, जब हमारा शिक्षण कार्य चल रहा होता है। तो मैंने आपको 3 जो इसके जो प्रतिमान है वो पढ़ा दिए हैं। धन्यवाद।